गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में दोस्तों हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है और विश्व भूगोल का हम लोग अभी 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है दोस्तों बहिर्जात बल एवं अंतर्जात बल। ये दोस्तों ये लेक्चर है, ये बहिर्जात बल एवं अंतर्जात बल का चौथा लेक्चर है। उसका ये शीर्षक है बहिर्जात बल के अंतर्गत हम लोग अपक्षय और अपर्दन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन 12वां अध्याय का जो नाम है दोस्तों वो है बहिर्जात बल एवं अंतर्जात बल। दोस्तों, अब तक जो जिन 12 अध्याय के बारे में हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में संक्षेप में मैं बता देना चाहूंगा। आइए तो संक्षेप में जानते हैं। दोस्तों, अब तक मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो विश्व भूगोल का अध्याय है उसमें पहली अध्याय ब्रह्मांड था, जिसको हमने 2 लेक्चर ली, जिसमें 2 लेक्चर में पूरा ब्रह्मांड हमने समाप्त किया था। दूसरा अध्याय सौरमंडल था जिसमें हमने 2 लेक्चर लिया था। तीसरी अध्याय पृथ्वी की गतियां थी, इसको पूरा 1 लेक्चर में हम समाप्त किए थे। चौथी अध्याय सूर्य ताप के आधार पर दिन एवं रात का बड़ा एवं छोटा होना था, इसको 1 लेक्चर में हम समाप्त किए थे। 5वां अध्याय दोस्तों, 5वीं अध्याय जो थी भारतीय मानचित्र का विस्तृत अध्ययन, जिसको हम लोग 2 लेक्चर में समाप्त किए थे, जिसको पढ़कर आप भारतीय मानचित्र के बारे में अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। 6ठी अध्याय दोस्तों पृथ्वी का अक्षांश एवं देशांतर तथा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और समय का निर्धारण। यहाँ दोस्तों पृथ्वी का अक्षांश देशांतर समय का निर्धारण यहाँ फिजिक्स वाला आइंस्टीन वाला समय नहीं समझिएगा, जिसको टाइम डायलेशन कहते हैं, वो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ विभिन्न देशों का जो समय होता है, जैसे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो विभिन्न देशों का जो मानक समय है उसी के बारे में यहाँ मेनली हम लोग 6ठी अध्याय में पढ़े थे। 7वीं अध्याय दोस्तों उपसौर, अपसौर, उपभू, अपभू तथा पृथ्वी पर दिन और रात का बड़ा छोटा होना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय था। दोस्तों 8वीं अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति अब तक किस प्रकार हुई है, खास करके पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई संकल्पनाएं जो है उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़े थे। 9वीं अध्याय दोस्तों पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, मतलब पृथ्वी का सृजन जब से हुआ है तब से लेकर अब तक किस प्रकार इसका भूगर्भिक इतिहास, भूप्रपट्टी, खास करके भूप्रपट्टी पर जो परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार विभिन्न जीवों का एक काल रहा है, उसके बाद सभी जीव समाप्त हो गए और जब भूप्रपट्टी करवट लिया तो नए वातावरण का सृजन हुआ, नए प्रकार के जीवों का आवाहन हुआ। इसके बारे में हम लोग 9वीं अध्याय में पढ़े थे। 10वीं अध्याय दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी कि पृथ्वी की संरचना जो है किस प्रकार है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। पृथ्वी की संरचना 3 बृहद संरचनाओं में बांटा गया, इसमें भूप्रपट्टी, मेंटल और कोर, 3 भागों में इसको बांटा गया है दोस्तों। 11वीं अध्याय दोस्तों चट्टान था। चट्टान को हम लोग 2 लेक्चर में समाप्त किए थे। चट्टान जैसे कि जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। हिंदी में इसको अग्नेसेल, अवसादी सेल और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अभी जो 12वीं अध्याय हम लोग लेटेस्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों उसका नाम है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल। अंतर्जात बल के अंतर्गत हम लोग 3 लेक्चर पढ़ाए और बहिर्जात बल को पूरा 1 लेक्चर में हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो ये अंतर्जात एवं बहिर्जात बल का दोस्तों चौथा लेक्चर है। ये दोस्तों बहिर्जात बल जो है इसके अंतर्गत हम लोग मूल रूप से अपक्षय और अपर्दन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल का चौथा लेक्चर और आखिरी लेक्चर है। इसके बाद 12वां अध्याय हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। दोस्तों ये सभी अध्याय आपको YouTube पर मिल जाएंगे। अगर आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से सर्च करते हैं तो आपको हमारा सारा वीडियो, ये 20 या 22 वीडियो अभी तक हम अपलोड किए हुए हैं, विश्व भूगोल से संबंधित मिल जाएगा, जिसे पढ़कर आप विश्व भूगोल का इतना ज्ञान आपको हो जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, यूपीएससी हो
स्टेट पीसीएस हो, जेएसएससी हो या सेंट्रल एसएससी हो, आपके एग्जामिनेशन में विश्व भूगोल से इन अध्यायों से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, ये अंतर्जात एवं बहिर्जात बल का आखिरी लेक्चर है। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों बहिर्जात बल के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अंतर्जात बल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अंतर्जात बल क्या होता है? पृथ्वी के भूगर्भ के अंतर्गत कार्यरत बल को अंतर्जात बल की संज्ञा दी गई है, जिसमें भूकंप था और भूस्खलन थी और इस प्रकार की बल थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़े। फिर हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़े। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोस्तों हैरी हेस नामक वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया, जबकि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया है। अब हम लोग बहिर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अंतर्जात और बहिर्जात बल दोनों निरंतर कार्यरत रहते हैं। अंतर्जात बल का मुख्य काम है दोस्तों पृथ्वी पर विभिन्न उच्चावच का निर्माण करना, और बहिर्जात बल अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न विभिन्न उच्चावचों को समतल बनाने का कार्य करता है। तो यही है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, जिसको हम अंतर्जात बल भी कहते हैं, भूपरपट्टी पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच के लिए उत्तरदायी होते हैं। अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न की गई विषमताओं को दूर कर धरातल को समतल बनाने के लिए कार्यरत बल को बहिर्जात बल या बहिर्जात शक्तियां कहलाता है या कहा जाता है। दोस्तों, पूरा एकदम जो है ये मेरा अपनी भाषा में लिखा हुआ है। एक बार आप पढ़े हैं पूरा कॉन्सेप्ट बहिर्जात बल क्या होता है उसका क्लियर हो जाएगा। अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल लंबे समय अंतराल में पृथ्वी पर अनेक छोटी छोटी आकृतियां भूपटल पर निरंतर बनती और नष्ट होती रहती है। दोस्तों, अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल निरंतर कार्यरत रहते हैं और ये बल्कि साथ साथ कार्यरत रहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर अनेक छोटी या बड़ी आकृतियां बनती और नष्ट होती रहती है। बहिर्जात बल का भूपटल पर प्रमुख कार्य अन्नाच्छादन होता है। अन्नाच्छादन दोस्तों क्या होता है? अन्नाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन दोनों ही आता है। अन्नाच्छादन को डेनुडेशन कहते हैं। अपक्षय में स्थितिक क्रिया होती है, परिस्थित क्रिया होती है, माने एक ही स्थान पर क्रिया होती है, जबकि अपर्दन में गतिशील क्रिया होती है। अन्नाच्छादन बराबर देखिए यहां लिख दिया दोस्तों, अपक्षय प्लस अपर्दन। बहिर्जात बल या बहिर्जात शक्तियां जो होती है इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से जान लेते हैं। पहला होता है अपक्षय, दूसरा होता है अपर्दन। अपर्दन के अंतर्गत दोस्तों ये 5 क्रियाएं अपर्दन के लिए 5 प्रकार का जो कारक है अपर्दन के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला है हवा, दूसरा है भूमिगत जल, तीसरा है नदी, चौथा है हिमानी, 5वीं है समुद्री तरंगे। यहाँ तरंगे छूट गया है दोस्तों, समुद्री तरंगे होगा, गोवा छूट गया है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। ये बाद में हम लोग ये 5 कारकों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। अपक्षय क्या होता है दोस्तों? चट्टानों का अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूटने फूटने एवं विखंडित होने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। दोस्तों, चट्टानों को अपने ही स्थान पर टूटने फूटने एवं विखंडित होकर नीचे गिर जाता है, उसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। जबकि अपर्दन का मुख्य कार्य दोस्तों उन टूटे फूटे हुए कणों को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यह अपर्दन है। अपक्षय के लिए धूप, पाला, वर्षा, वायु, तापक्रम इत्यादि कारकों को जिम्मेदार माना जाता है। ये दोस्तों 5 तप कारक जो है इसके लिए जिम्मेदार, अपक्षय के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। उपरोक्त कारकों की सहायता से ही चट्टानों का विच्छेदन के अंतर्गत दोस्तों विखंडन या विघटन, ये दोनों ही आता है। विखंडन मतलब छोटा छोटा होकर बड़ा सा चट्टान टूट कर छोटे छोटे चट्टानों में बंटना, और विघटन का अंतर्गत दोस्तों उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, इसको विघटन कहते हैं।
होता रहता है इन्हीं कारकों के कारण। दोस्तों अपक्षय के प्रकार जो होते हैं पढ़ते हैं, भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय होता है, दूसरा है रासायनिक अपक्षय दोस्तों, तीसरा है जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत सूर्य ताप आते हैं, जो सूर्य ताप जो होता है चट्टानों पर पड़कर चट्टान को कमजोर बनाने का कार्य करता है। पाला भी दोस्तों एक कारक है, जो चट्टान पर अगर निरंतर पड़ते हैं तो पाला भी चट्टान को कमजोर बनाने का काम करता है। दाब मुक्ति दोस्तों, चट्टान परत दर परत बने रहते हैं। जब एक चट्टान का सबसे ऊपरी परत जब का दाब जो होता है सबसे कम होता है, जैसे हम नीचे परत दर परत चले जाते हैं चट्टान का दाब बढ़ता चला जाता है। जब चट्टान का सबसे ऊपरी परत जब ये अपक्षय होकर नीचे गिर जाता है तो उसका नीचे वाला परत दाब मुक्त हो जाता है। तो दाब मुक्त हो जाने से जो है वो अपक्षय होने के लिए भी तैयार रहता है एक तरह से। वर्षा भी दोस्तों जहां निरंतर वर्षा होती है वे भी वर्षा भी अपक्षय के कारक माने गए हैं। बालू, वायु, बालू और मिट्टी ये भी अपक्षय के कारक होते हैं। भूस्खलन दोस्तों हम कई बार देखते हैं, खासकर हिमालयन क्षेत्रों में क्या होता है कि भारी मात्रा में भूस्खलन होती है। वर्षा भी की है यहाँ वर्षा दोस्तों, वर्षा जहां होती है तो ऊंचे जहां खड़ी ढाल होती है और जहां जंगल कम होते हैं वो वहां का जमीन जब ज्यादा नमी सोख लेता है तो ऊपर से मिट्टियां धंस कर नीचे आ जाती है। ये जब अधिक भार हो जाता है तो अधिक ढलान के कारण मिट्टियां नीचे आ जाती है, जिसको हम लोग भूस्खलन कहते हैं, और नीचे गिरकर भारी तबाही का कारण बनता है, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है, जान माल की भी क्षति होती है। तो भूस्खलन भी एक जो है अपक्षय के कारक हैं। दूसरा दोस्तों रासायनिक कारक जो है, रासायनिक अपक्षय होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीकरण होता है, कार्बनीकरण होता है, जल योजन होता है। ऑक्सीकरण में दोस्तों ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके चट्टान को ढीली बना दिया जाता है। उसके बाद चट्टान अपने आप जो है कुछ समय के बाद टूट कर नीचे गिर जाते हैं। कार्बनीकरण के कारण दोस्तों क्या होता है, कार्बन से जब मिल जाता है तो कार्बनीकरण होता है। जल योजन मतलब जल जब चट्टानों पर अधिक जब जल का सामना करता है तो वहां से चट्टान गिरकर नीचे आ जाते हैं। विलयन एवं घोल जो होता है दोस्तों, ये भी अगर अम्लीय या क्षारीय विलयन का सामना अगर चट्टान लगातार करते रहता है, या फिर नदी में भी अगर विलयन या घोल जहरीले जो कारखानों के जो पानी होते हैं अगर नदी में जा रहे हैं तो वो भी अपरदन के कारक बनते हैं। लास्ट है दोस्तों सिलिका का अपघटन। सिलिका जो बालू होता है उसका भी अपघटन होता है दोस्तों, वो सिलिका भी टूटती रहती है और दूसरे रूप को प्राप्त करती रहती है, जिससे हमको रासायनिक अपक्षय देखने को मिलता है। तीसरा जो कारक है दोस्तों ये है जैविक अपक्षय। इसमें वनस्पति आता है दोस्तों, जहां वनस्पति कम होंगे वहां अपक्षय ज्यादा होगा। जीव जंतु भी जो अपक्षय के कारक होते हैं, तब उनके अपशिष्ट जहां पर हम लोग फेंकते हैं वहां के जो मिट्टी और चट्टान जो होते हैं वो भुरभुरी हो जाती है, जो अपक्षय के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। मानव भी दोस्तों एक अपक्षय के कारक के रूप में माना जा सकता है। अभी जो है संपूर्ण धरातल पर मानव ही सबसे शक्तिशाली जीव हैं और विभिन्न संसाधनों का भी दोहन जो है अपने इच्छा अनुसार कर रहे हैं। तो इसके इच्छा अनुसार भी जो है जब किसी स्थान का इस प्रकार से बना दिया जाता है, जैसे पहाड़ों यहाँ हम जैसे दोस्तों हम झारखंड में हैं, यहाँ कई ऐसे प्राकृतिक पहाड़ थे जिनको समाप्त कर दिया गया, जो है जैविक वहां पर जो है बायोडाइवर्सिटी की कमी हो जाती है और अपक्षय को बढ़ावा मिलता है। अपक्षय के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो होती है दोस्तों वो क्या है, चट्टानों का रंध्रमय होना। मैंने चट्टान में दोस्तों रंध्र पतला सा छिद्र होना, बहुत पतला सा छिद्र होना, जो पानी को सोख ले, जो धूप को अंदर तक ले जाए, जो पाला को अंदर तक ले जाए, वो उस प्रकार का चट्टानों का
गठन होना, चट्टानों में संधियों तथा जड़ों का आधिक्य। चट्टान दोस्तों एक शिला के रूप में नहीं होना चाहिए, चट्टान कई संधियों में मतलब कई प्रकार के जोड़ के रूप में होना चाहिए। जो जोड़ दिखता है उसमें जल या धूप का प्रभाव अधिक पड़ता है और अपक्षय को बढ़ावा मिलता है। धरातल की खड़ी ढालें, धरातल की खड़ी ढालें तो जितना खड़ी ढाल होती है वहां से जो है जैसे भूस्खलन जैसी प्रक्रियाएं होने की संभावना बनी रहती है। जैसे हिमालयन क्षेत्र में कई खड़ी खड़ी ढाल वाली पहाड़ें हैं जहां से जो है निर्वनीकरण होने के कारण वहां भूस्खलन देखने को मिलता है। विषम जलवायु, जलवायु विषम भी होना अपक्षय के अनुकूल कारक माने जाते हैं। वनस्पति का अभाव, दोस्तों जिन क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव होता है, खासकर हिमालयन क्षेत्र में झूम कृषि किया जाता है जहां पर पेड़ पौधे काटकर वहां की भूमि को खेती अनुकूल बनाया जाता है, जिससे वहां की ऊपर पहाड़ों की मिट्टी क्या होती है वो जो है ह्यूमस की कमी हो जाती है, जिसके कारण भूस्खलन को बढ़ावा मिलता है और अपक्षय के लिए अनुकूल कारक बन जाते हैं वनस्पति का अभाव। अपर्दन दोस्तों आइए देखते हैं अपर्दन क्या होता है। अपक्षयित पदार्थों को जो अक्षय जैसे दोस्तों अक्षय में क्या पड़े, जैसे चट्टानों का अपने ही स्थान पर गिरकर सड़ गल कर नीचे गिरना ये अपक्षय है, और उन अपक्षयित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अपर्दन कहलाता है। अपक्षयित पदार्थों को पवन, नदी, हिमानी आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही अपर्दन कहलाता है। अपर्दन में शामिल क्रियाएं क्या क्या होती है? अपघर्षण, दोस्तों अपघर्षण क्या होता है दोस्तों, जैसे इसमें खास करके नदी आते हैं, नदी जब बहती है तो उसके अंतर्गत कंकड़ पत्थर भी साथ में बहते रहते हैं। तो कंकड़ पत्थर जब नदी के किनारों से टकराता है तो वहां के किनारे की मिट्टी को भी वो अपने साथ कुछ घसीट के ले जाता है और अपर्दन उससे होती है। सन्नी घर्षण क्या होता है दोस्तों, जब नदी बहती है तो उनके जो महीन कण होते हैं वो भी आपस में टकराते हैं और टकराने से छोटे छोटे और महीन छोटे छोटे कणों में कण बनते जाते हैं, बालू के कण बनते जाते हैं, उसको सन्नी घर्षण कहते हैं दोस्तों। घोलन या संचरण, ये दोस्तों घोलन जो होता है ये चूना पत्थर क्षेत्र में देखने को मिलती है। जलगति क्रिया, जलगति क्रिया जो होती है दोस्तों, जलगति क्रिया से समुद्र का भी जल स्थिर नहीं रहता है, वो ज्वार भाटा आता है जिससे नदी ये किनारे जो होते हैं उससे टकराते हैं और कुछ जो है भूमि का वहां पर अपर्दन देखने को मिलता है। और नदी की भी जलगति के कारण अपर्दन होती है। जलदाब क्रिया के कारण भी अपर्दन देखने को मिलता है। विभिन्न जगहों के या विभिन्न नदियों के जल के दाब जो होते हैं, गहराई में स्थित जल जो होते हैं उनका दाब अधिक होता है, जिससे अपर्दन को बढ़ावा मिलता है। उत्पाटन, ये भी दोस्तों एक अपर्दन के कारक हैं। और अपवहन दोस्तों, इसमें क्या होता है कि नदी जब बहती है तो उसमें अपर्दन को बढ़ावा मिलता है, जो अपवहन कहलाता है। अपक्षय के बारे में थोड़ा फिर से जान लेते हैं दोस्तों। चट्टान का अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूटने फूटने और विखंडित होने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। इस प्रक्रिया का संबंध धूप, तापक्रम, वर्षा, पाला इत्यादि जैसे कारकों से है। इसी की सहायता से चट्टानों में विच्छेदन या विखंडन अथवा विघटन और वियोजन होता रहता है। एक बार दोस्तों पूरा पढ़ लीजिएगा। विखंडन के अंतर्गत चट्टान का बड़े चट्टान का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना विखंडन है, और विघटन मतलब चट्टान का रूप में परिवर्तन हो जाना। उसको उसमें सूक्ष्म जीवों जब नीचे गिर जाते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव लगकर उसका रूप परिवर्तित कर देता है और मिट्टी खास करके बना देता है, उसको वियोजन कहते हैं। अपक्षय के कारक ये दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अपर्दन के जो कारक होते हैं उसके बारे में दोस्तों। अपर्दन विभिन्न प्रक्रमों द्वारा निर्मित विशिष्ट स्थल रूप, अपर्दन द्वारा जो निर्मित रूप होते हैं दोस्तों वो है, ये है दोस्तों पहला कारक जो है नदी, इसके द्वारा जो निर्मित रूप है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भी आकार की घाटी, जब नदी जो है खास करके पहाड़ों को काट कर जब आगे बढ़ती है तो वहां से देखने पर वो जो कटा हुआ भाग भी आकार की
भी इस भी शेप का देखने को मिलता है, उसको भी आकार की घाटी बोलते हैं। ये सारा दोस्तों नदी द्वारा बनाया गया जो है स्थल रूप है। जलप्रपात या छिपरिका, इससे तो हम लोग भली भांति अवगत हैं। जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टान मिलते हैं और कठोर के बाद जब हल्के भुरभुरी चट्टान मिलती है तो वहां पर जो है भुरभुरी चट्टान को काट दिया जाता है, जहां से कठोर चट्टान से पानी नीचे गिरता है। इसको हम लोग जलप्रपात या छिपरिका के रूप में जानते हैं। जलोढ़ शंकु, ये भी दोस्तों डेल्टाई क्षेत्र में देखने को मिलती है। जहां नदियां महासागर में मिलती है उसको हम लोग जलोढ़ शंकु मिलती है, जलोढ़ शंकु कहते हैं। नदी विसर्प, जब नदी पहाड़ी भागों से दोस्तों, जब नदी पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में आती है तो विसर्प करती है, इस प्रकार से विसर्प करती है तो उसको मतलब सर्प के समान चलती है, उसको नदी विसर्प कहते हैं। और गोखुर झील क्या होता है, जब ज्यादा जब ढाल ज्यादा मैदानी क्षेत्र में जब पड़ जाती है तो दोस्तों तो नदियां इतना विसर्प करने लगती है, और विसर्प करते करते कभी कभार क्या होता है कि ये इसको छोड़कर सीधे बनने लगती है। और यहाँ पर इस प्रकार का ये अब यहाँ से पहले यहाँ से ऐसे करके बह रही थी, अब यहाँ ऐसा एक झील बना दिया और इसमें पानी जमा रहता है, और अब नदी कट कर ये थोड़ी सी सीधी हो जाती है और ये कटी हुई झील में पानी जमा रहता है। इसको गाय का खुर, लेकिन गाय का जो पैर होता है उसके समान झील बन जाता है, इसको हम लोग गोखुर झील कहते हैं। तटबंध, तटबंध ये भी देखने को मिलता है दोस्तों। बाढ़ का मैदान, नदियां जो होती है दोस्तों प्रत्येक साल जो है बाढ़ के साथ जो क्या होता है, नई मिट्टी को लाकर जो है अपने दोनों किनारों पर फैला दिया जाता है, जिसको बाढ़ का मैदान कहा जाता है। डेल्टा, ये दोस्तों एक त्रिभुजाकार आकृति होती है। जब नदियां समुद्र में मिलती है तो वहां पर कई वितरिकाओं में से, जैसे ये सब समुद्र है दोस्तों, यहां से आई, यहां से मिलने समय कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है और डेल्टाई भूमि का निर्माण, त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण करता है, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो ये था दोस्तों नदी के बारे में, नदी द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियां। तटबंध भी उसी में से भी एक है। दूसरा है दोस्तों भूमिगत जल। भूमिगत जल दोस्तों द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां है, ये लेपिज, घोलरंध्र। लेपिज दोस्तों ये भी भूमिगत जल जो है, जो चुना पत्थर के क्षेत्र जो होते हैं वहां पर लेपिज का निर्माण होता है। घोलरंध्र मतलब रंध्र मतलब छिद्र होता है दोस्तों, जब चुना पत्थर वाले क्षेत्र में पानी घुसता है जिस स्थान पर, वो होल को घोलरंध्र कहते हैं। कंदरा एक गुफा के समान होता है दोस्तों। बहुत दिन तक जब जो है ये भूमिगत जल अंदर जाते रहते हैं तो वहां पर गुफा बन जाता है, और वही कंदरा ही अंधी घाटी का, अंधी घाटी यहाँ होगा दोस्तों, अंधी घाटी लिख दीजिएगा, अंधी घाटी होगी, अंधी घाटी। टेरारोसा होता है, हम्स होता है दोस्तों, आदि ये जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो केवल आज रखेंगे ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, इसका ज्यादा व्याख्यान करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। सागरीय जल दोस्तों ये है तटी कगार, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत जो है एक तटी कगार है, तो तटी कगार है, सागरीय जल द्वारा निर्मित होता है। तटी कंदरा भी एक सागरीय जल है। स्टिक, पुलिन, रोधिका, संयोजक रोधिका और तटरेखा, ये सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं दोस्तों। दूसरा है हिमानी दोस्तों। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जो है, ये यू आकार की घाटी, फिर लटकती घाटी, फिर हिम गह्वर, इसको सर्क कहते हैं। सर्क, जब दो सर्क मिल जाते हैं तो एरिड कहलाता है, और वो सर्क का ऊपर जो होता है उसको ग्रीस श्रिंग कहते हैं। नुनाटक भी होता है। नुनाटक एक होता है दोस्तों, जब बड़े से पहाड़ को समतल बना दिया जाता है तो जहां तहां नुकीला पहाड़ दिखाई पड़ता है अत्र तत्र, उसको हम लोग नुनाटक कहते हैं। भेड़शिला भी एक जो है, जब
जब जब पहाड़ में कई वर्षों तक अपर्दन के बाद वो जब समतल हो जाता है तो भेड़ का जो है भेड़ का स्किन के समान दिखाई पड़ता है। ऊपर भेड़ का जो एक बाल होता है उस समान दिखाई पड़ता है, उसको भेड़ शिला कहते हैं। हिमोड़ ये दोस्तों हिमानी जब ये मोड़ लेता है उसको तो हिमोड़ कहते हैं। ये हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां है। पांचवा है दोस्तों पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। वात गर्त होता है, ब्लो आउट। दूसरा है दोस्तों छत्रक सेल। छत्रक सेल क्या होता है दोस्तों? जब पवन के रास्ते में एक चट्टान मिलते हैं जो कहीं सख्त कहीं भुरभुरा होता है, तो उसमें कई जहां जो भुरभुरा जहां मिट्टी पाती है उसको आर पार छेद कर दिया जाता है और कई छिद्र उसमें दिखाई देते हैं, उसको छत्रक सेल कहते हैं। ज्यूजेन दोस्तों क्या होता है कि इंक का दवाद हम लोग बचपन में देखते थे, इंक के दवाद की समान आकृति पवन द्वारा चट्टानों में कई वर्षों तक जब चट्टान में हवाएं जब भारी हवाएं भारी मात्रा वाली हवाएं जब बहती रहती है तो जहां चट्टान कमजोर होता है तो उसको काट के दवात के समान आकृति बना दिया जाता है, इसको हम लोग जूजन कहते हैं। यारलांग भी वही है दोस्तों। गुम्बदा का किला भी पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। बलुका स्तूप ये भी दोस्तों पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। लोइस मैदान होता है दोस्तों। लोइस जब बालू को उड़ाकर पवन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तब वहां की मिट्टी थोड़ी थोड़ी उपजाऊ हो जाती है, उसको हम लोग लोइस मैदान कहते हैं। जैसे चाइना का जो है क्षेत्र में एक लोइस मैदान है जिसका निर्माण जिसे मंगोलिया का जो मरुस्थल है गोबी मरुस्थल वहां से उड़ाकर ले जाया गया है और लोइस मैदान का निर्माण किया गया है। दोस्तों ये है पेडिमेंट और ये है प्यासा। प्लासा क्या होती है दोस्तों? जो मरुस्थल में जो नदी जो होता है उसके द्वारा निर्मित झील को हम लोग प्लासा नहीं दोस्तों प्लाया कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास जिसको हम लोग काफी अच्छे से पढ़े और अंतरजात बल एवं भाज्यात बल को पूरी तरह से हम लोग समाप्त किए। 12वां अध्याय समाप्त हुआ दोस्तों। 13वां अध्याय का कल से हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको मेरा सलाह है कि आप YouTube पर जाकर हमारा चैनल सर्च करें, आस्था जीएस रिसर्च सेंटर। विश्व भूगोल के सभी 12 अध्याय का जो अभी 20-22 वीडियो हम डाल चुके हैं उसको पढ़कर आप विश्व भूगोल के बहुत अच्छे ज्ञाता बन जाएंगे। जो दोस्त हमको फोन करते हैं उसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे तो संबंधित वीडियो का पीडीएफ जो हमारा हैंड रिटन पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, वीडियो देख देखकर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, उसको पढ़कर ही आप बहुत अच्छा भूगोल के ज्ञाता हो जाएंगे। जो दोस्त हमें फोन करेंगे तो उसके लिए हम अपना नंबर दे देना चाहते हैं 7004960735। ये हमारा फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है। कॉल कीजिएगा तो व्हाट्सएप से जोड़ देंगे और सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए ताकि ये आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो इनिशिएटिव है ये ज्यादा से ज्यादा खास करके गरीब स्टूडेंट और अमीर स्टूडेंट को, ऐसा नहीं कि केवल गरीब के लिए, सबों के लिए है और सबों के लिए फ्री में हम ये देते हैं। इसमें पीडीएफ भी हम फ्री में देंगे और क्लास तो फ्री है ही। इसका लाभ उठाइए और अपने परीक्षा की तैयारी के स्तर को वहां तक ले जाइए जहां आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।